नमस्कार सर। नमस्कार जी, कैसे हैं? सर आज हमें आप ये बताएं कि जो शादी के नाम पे आजकल स्कैम चल रहे हैं, जो आजकल शादी करते हैं और लड़कियां बाद में पैसे मांगती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि उससे कैसे बच सकते हैं। देखिए जी, आजकल एक नया ट्रेंड मार्केट में आ गया है। लड़कियां शादी करती हैं, हफ्ते बाद घर से सारा सामान लेती हैं, ज्वेलरी लेती हैं और घर से चली जाती हैं। उसके बाद कहती हैं हमें दहेज के लिए तंग कर रहे हैं और ब्लैकमेल करते हैं। ये आजकल मैंने बड़े सारे केसेस देखे हैं और एक अभी रिसेंटली केसेस आया है कि जो कि लुटेरी दुल्हन के नाम से मशहूर भी है वो केस, जिसने 7 मंथ्स के अंदर 7 महीने में 25 शादियां की हैं। यानी हर हफ्ते एक शादी, और एक हफ्ते बाद 3-4 दिन जैसे होते थे वो शादी को, सारा सामान अपनी ज्वेलरी लेती थी और वो घर से चली जाती थी। बाद में कहती थी कि ब्लैकमेल करके कि मैं तुम्हारे को दहेज के केस में फंसा दूंगी, ये कर दूंगी। पूरा रैकेट है, वो पुलिस ने पकड़ा अभी रैकेट। तो इस तरीके के जो रैकेट्स हैं वो आजकल समाज में बहुत ज़्यादा बढ़ गए। उनको रोकने के लिए हमारी सरकार को, हमारी पुलिस को बहुत ज़्यादा अच्छी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी कि कौन सही है और कौन गलत है। तो सर इसके बारे में ये बताएं कि अगर ऐसा किसी के साथ बीत जाता है या हो जाता है तो उससे कैसे बचा जाए। देखिए, अगर ऐसा कोई एक्सपीरियंस किसी के साथ हो जाता है तो सबसे पहली बात उसको जाके इमीडिएटली पुलिस रिपोर्ट करनी चाहिए और ये सारी चीज़ें समाज में बतानी चाहिए उसको कि उसके साथ ये हादसा हो गया। लोग क्या करते हैं, वो शर्माते रहते हैं कि हाय पता नहीं क्या हो जाएगा, हम इसको बताएंगे तो हमारी बदनामी हो जाएगी, हम उसको बताएंगे तो ये बदनामी हो जाएगी। तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले आपको पुलिस पे जाना चाहिए, कंप्लेंट करानी चाहिए और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके उसको सजा दिलानी चाहिए। तो सर इसके लिए वकील भी करना चाहिए क्या हमें? हाँ, डेफिनेटली। जो जितना भी आपको कोर्ट के अंदर सपोर्ट होगा वो एक वकील ही कर सकता है। आप बिना वकील के जाके खड़े होंगे तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वकील, पुलिस और जज आपस में समझ लो कि इनका एक बना हुआ है सर्कल, एक दूसरे के बिना ये पूरक नहीं है। यानी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, वकील आपका केस मजबूती से कोर्ट के सामने रखेगा और कोर्ट को फैसला देना है, उसको न्याय करना है। तो वो सारी की सारी चीजें जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी के खिलाफ जुटाई है वो एक वकील ही अच्छे तरीके से कोर्ट के सामने रख सकता है। सर मैंने सुना है कि दिल्ली में ये केस बहुत बढ़ते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा तादाद में आ रहे हैं आजकल। देखिए, सिर्फ दिल्ली में नहीं, ऑल ओवर इंडिया में, यानी जितनी भी 3 क्लास सिटीज हैं, 1st क्लास सिटीज हैं, 2nd क्लास सिटीज, उन सब में ये केसेस जो है वो इस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं कि मुझे ये लगता है, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, कि आज से 20-25 साल पहले लड़की वाले डरते थे शादी करते हुए और आज की डेट में सिनेरियो ये है कि लड़के वाले डरते हैं शादी करते हुए। तो सर ये जो लोग डिवोर्स ले लेते हैं तो फिर इसके बाद इनकी दोबारा शादी की कैसे हो जाती है, तो ये कैसे दूसरा आदमी ढूंढ लेते हैं? एक्चुअली क्या है कि ये ना, जो ये रैकेट के रूप में काम करते हैं ना, ये डिवोर्स लेते ही नहीं, ये कोर्ट में जाते ही नहीं। इन्होंने क्या किया हुआ है, एक रैकेट बना रखा है जिसमें एक तो लड़की उसके माँ बाप का रोल प्ले कर रहा है, एक लड़की का रोल प्ले कर रही है, एक पुलिस वाले का रोल प्ले कर रहा है, ऐसे एक लीगल कंसल्टेंट का रोल प्ले कर रहा होता है। तो एक पूरा का पूरा गैंग है, दिस इज कॉल्ड गैंग। अब वो गैंग वाले क्या करते हैं भाई, पहले तो शादी के नाम पे कि जी हाँ भाई, अच्छा उसमें एज अ मैरिज प्रपोजल देने वाले भी उस गैंग के अंदर शामिल होते हैं। वो पहले तो कहते हैं जी, देखते हैं कि लड़का कोई ऐसा जिसकी शादी नहीं हो रही तो उसको पकड़ेंगे, हाँ भाई आपकी शादी करा देते हैं जी, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए, ऐसे तो वो फीस लेते हैं पहले अपनी शादी, लड़की दिखा दी थी। अब लड़की हाँ कर दी, सब कुछ कर दिया, उसके बाद वो गए, शादी हो गई, शादी हुई और 1 हफ्ते के अंदर ही वो सारा सामान लेके, ज्वेलरी जो डाली थी वो लेके चंपत, और जैसे वो जब पीछे से ये करते हैं अभी क्या हुआ, ये तो बुचक्के रहते हैं। शरीफ आदमी जिसकी पहले शादी नहीं हो रही हो तो शुगर करता है मेरी शादी हुई। अब वो हुआ क्या कि जैसे वो किसी को अप्रोच करते हैं वो कहते हैं आपकी बदनामी हो जाएगी, फलाना हो जाएगा, ढींगना हो जाएगा। तो अब वो ग्रुप वाले जो उसके गैंग वाले वो इसको अप्रोच करते हैं कि भाई ऐसा करो, यहीं दबा दो, सामाजिक तलाक कर लेते हैं और आप इतने पैसे दे दो और जो ज्वेलरी लेके उसको भूल जाओ। वो तो उसी का, क्योंकि वो स्त्री धन के नाम से वो है जो खा जाते हैं। कहते ये तो स्त्री धन है। स्त्री धन का डेफिनेशन अगर आप पढ़े तो उसके लिए ये ब्लैकमेल कर रहे हैं, उस चीज को ये एक टूल की तरह यूज कर रहे हैं। तो स्त्री धन तो गया, साथ में 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख जो भी दिया लड़के वालों ने वो लेके
और फैसला एक सामाजिक तलाक लिख के हम हमने आज तलाक ले लिया। तो सर क्या हम इनको नाम दे सकते हैं लुटेरी दुल्हन? बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि ये लुटेरी दुल्हन ही है। ये जितने भी गैंग चल रहे हैं इनको लुटेरी दुल्हन का ही नाम लेना चाहिए, क्योंकि अभी भोपाल में भी एक केस हुआ जिसमें 7 महीने के अंदर 25 शादियां करी हैं उस लड़की ने, और पूरा का पूरा गैंग वो पुलिस ने अरेस्ट किया। सोशल मीडिया में, अखबारों में और टीवी चैनल्स में एक प्रमुख खबर थी, ये सबको पता है। तो सर अब हम जैसे अगर कोई व्यक्ति हमारे पास आ जाता है ऐसा, तो हम उसको सबसे पहले क्या बताएंगे जिससे वो उसका बचाव हो सके? देखिए, सबसे पहले मेरा यह मानना है कि अगर किसी ने भी कोई शादी करनी है तो सबसे पहले उसका बैकग्राउंड हमेशा चेक करें। बैकग्राउंड चेक करने से एक तो आपको उसके परिवार का पता चलता है। जैसे हम पुराने जमाने में कहते थे कि परिवार में एक पगड़ी वाला बुजुर्ग होना चाहिए जिसकी रेपुटेशन हो मार्केट में। तो अगर परिवार में एक पगड़ी वाला बुजुर्ग होना चाहिए, मेरे हिसाब से अगर है या नहीं भी है तो कम से कम उसके ऑरा, जो उसके समाज के अंदर हो रहा है, उसको 10 बंदे जानते हो कि हाँ भी ये परिवार ठीक है, इस परिवार की लड़की हम ब्याह सकते हैं, या उस घर में हम अपनी लड़की ब्याह सकते हैं। हम मतलब वाइस वर्सा भी कर सकते हैं कि जिस लड़के के साथ हम शादी कर रहे हैं उसके घर में हम अपनी लड़की ब्याह सकते हैं, कल कोई धोखा नहीं हुआ। तो ये बैकग्राउंड चेक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं ये मानता हूं कि आज की डेट में ना तो लड़के वालों को ना लड़की वालों को अगर कोई इंक्वायरी करने के लिए आता है तो अपनी सारी चीजें बतानी चाहिए कि सर ये देखो हम तो खुली किताब है, और भाई हम पिछले इतने सालों से हम यहाँ रह रहे हैं, पड़ोस में ये है, ये नौकरी करता है बच्चा, ये बिजनेस करता है बच्चा, लड़की इतनी पढ़ी लिखी है या लड़की ये जॉब कर रही है, और उसके फैमिली बैकग्राउंड क्या है। तो ये सब चीजें पता करने के बाद ही शादी करनी चाहिए। चाहे आपकी शादी लेट हो रही है, चाहे आप 40 साल की उम्र में शादी कर रहे हैं, चाहे आप 35 साल की उम्र में शादी कर रहे हैं, चाहे आप 20 साल की उम्र में शादी कर रहे हैं, 21 साल की उम्र में शादी कर रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड चेक इज मस्ट, मेरा ये मानना है। सर मेरे सुनने में यह आया कि ये 40 से 50 साल के जो मर्द हैं उनको ही ये टारगेट करते हैं लोग। यस, क्योंकि वो बड़े सॉफ्ट टारगेट है। क्योंकि होता क्या है, या तो वो सेकंड मैरिज के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, या फर्स्ट मैरिज भी है तो इतनी लेट मैरिज है कि वो लड़कियां देख देख के परेशान हो चुके, उनको रिजेक्शन रेट इतना ज्यादा है उनका, या वो शुरू में अपना दिमाग बना ही नहीं पाए कि हमने शादी करनी है, और जब वो सोचा कि शादी करनी है तक उम्र बीत चुकी थी, उनके साथ की लड़कियां ऑलरेडी ब्याही गई थी। तो एक वो सॉफ्ट टारगेट होते हैं, वो बड़ी जल्दी मान जाते हैं और ज्यादा वेरिफिकेशन चेक भी नहीं करते, जहां तक मैं समझता हूं। लेकिन मेरा ये मानना है कि वेरिफिकेशन चेक के बिना शादी नहीं करनी चाहिए आज की डेट में, जो सिनेरियो आज की डेट में इंडिया में चल रहा है। सर मैंने ये भी सुना है कि ज्यादा पैसे वालों को टारगेट करते हैं। डेफिनेटली, देखो जहां से उनको वो पैसा मिलेगा, ज्वेलरी मिलेगी, वो वही टारगेट करेंगे। सॉफ्ट टारगेट विद ह्यूज अमाउंट ऑफ द मनी, ये उनका मेन टारगेट तो उनका मनी है ना। लड़का तो टारगेट है नहीं, उनको तो मेन पैसे से मतलब है। तो वो कोई भी, सर एक लुटेरी दुल्हन की बात नहीं है, कोई भी क्रिमिनल आदमी जो किसी को लूटने के लिए, फ्रॉड करने के लिए, 420 करने के लिए अगर कोई भी प्लान करता है तो वो पैसे के लिए करता है। उसके पीछे जो मोटिव होता है, या तो जमीन, जैसे कहते हैं जर जोरू और जमीन, तो वो 3 चीजें ही मेन झगड़े का जड़ होती हैं। तो इस वाले केसेस के अंदर मेनली जो है वो पैसा और ज्वेलरी जो है वही टारगेट होता है। अच्छा सर एक चीज और बताएं, क्या ऐसा कोई सिस्टम है, लीगल सिस्टम, जिससे हम ये पता लगा सकें कि इस लड़के या लड़की की पहले भी शादी हो रखी है या नहीं है, या ये अनमैरिड है? देखिए ऐसा है, मेरा यह मानना है कि बैकग्राउंड चेक इज द मस्ट इन ऑल द मैरिजेस। जैसे आज की डेट में अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करने जाते हो तो वो आपका बैकग्राउंड चेक पहले करवाते हैं, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग करवाते हैं। तो ऐसे ही आप एक छोटे से एम्प्लॉय को जब रख रहे हो तो उसके लिए आप बैकग्राउंड चेक करा रहे हो, और आप अपने जीवन साथी जिसको बनाना चाह रहे हो, एक इतना बड़ा कदम, उसके लिए अगर आप बैकग्राउंड चेक नहीं करवा रहे, दिस इज, मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है। और आज की डेट की ये जरूरत है, आज के समाज की ये जरूरत है कि आने वाले टाइम पे आपको हर शादी से पहले एक बैकग्राउंड चेक कराना चाहिए। क्योंकि बैकग्राउंड चेक में कई बार पहले मेरे पास भी लोग आते थे कि शादी से पहले बैकग्राउंड चेक करवाना है जी सर, मुझे इसके बारे में बता दीजिए कि कोर्ट केसेस तो नहीं चल रहे, कोई शादीशुदा तो नहीं है पहले। तो पहले मैं बड़ा अंदर से हंसता था, मैं कहा यार जिसको विश्वास ही नहीं है, बिना विश्वास के शादी कर रहे हैं तो ये आगे क्या चलाएंगे शादी। लेकिन टाइम के साथ साथ मुझे ये पता लगा कि वाकई जो लोग मेरे पास आए थे वो सबसे समझदार व्यक्ति थे, और मतलब
उनको ये आज से 10 साल पहले पता चल गया था कि ऐसा समाज में हो जाएगा, और हो सकता है उनका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा हो, लेकिन जहां तक मैंने देखा, जिन्होंने बैकग्राउंड चेक नहीं किया उनके साथ धोखा हुआ, और जिन्होंने बैकग्राउंड चेक किया उनके साथ उनकी सही चली। उनको टाइमली पता चल गया कि अगर धोखेबाज है तो धोखेबाजी का पता चल गया। हमारे पास भी अब कई आते हैं कि शादी से पहले का वेरिफिकेशन के लिए, तो हम उन्हें एक डिटेल रिपोर्ट बना के देते हैं कि इसका कोई केस पेंडिंग तो नहीं है, या कोई केस डिसाइड तो नहीं हुआ हुआ इस पर्टिकुलर बंदे के नाम पे, उसके घर वालों के नाम पे कोई पर्टिकुलर केस पेंडिंग तो नहीं है। अगर डिवोर्स केस होता है तो भी पता चल जाता है, मेंटेनेंस केस होता है तो भी पता चल जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस का होगा तो भी पता चल जाएगा, या कोई और क्रिमिनल केस लाइक 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चेक बाउंस के केसेस तो नहीं चल रहे। पता लगे आपने लड़की ब्याह दी किसी के घर में, और लड़का जो है वाइज उसके तो 10 केस चल रहे हैं 138 के, वो हर 6 महीने बाद जो है वो 3-3, 4-4, 6-6 महीने 2-2 साल की जेलें काट रहे हैं। या लड़का अपना ब्याह दिया लड़की के, और लड़की तो भाई क्रिमिनल है, पहले एक जगह ज्वेलरी लेके भागी हुई है और दूसरी जगह उसने लोगों को चेक बांट रखे हैं, या आजकल सट्टा मार्केट में लोग, मैंने देखा है ब्लैकमेल होकर सट्टा खेलते हैं, वहां पे हार जाते हैं और चेक बांट देते हैं, और वहां पे भी 138 के केसेस चल रहे हैं। तो ये चीजें आपको आगे आने वाली जिंदगी में पीसफुल माइंड के साथ अपनी जिंदगी जीनी है, ना कि कोई बॉदरेशन के साथ जीनी। आप शादी करने जा रहे हो, पीसफुल माइंड के लिए एक साथी चाहिए, ये नहीं कि उसके कारण आपकी जिंदगी में उलझ के रह जाओ। सर आप क्या कहते हैं कि आगे आने वाला समय कैसा है, लोगों को शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखिए, इसके बारे में अलग अलग विचार हो सकते हैं, शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये तो एक इंडिविजुअल बात है। जहां तक मैं समझता हूं कि अब जो टाइम आ गया है, प्रॉपर वेरिफिकेशन के साथ और दिल की आवाज, ये दो चीजें इकट्ठे अगर मिक्सिंग करके चलें, दिमाग से भी और दिल से, दोनों से चलें, तो तब जाके ये एक डिसीजन पे पहुंचा जा सकता है। और मेरा ये मानना है कि अननोन लड़के या लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए विदाउट चेकिंग द बैकग्राउंड। अच्छा सर, एक चीज़ और बताएं कि जैसे अब सपोज केस बन गया किसी के ऊपर, किसी लड़का या लड़की का अब कोर्ट केस है डिवोर्स के लिए, तो हम एक अच्छा वकील करें या इसमें एक नॉर्मल वकील की भी भूमिका सही रहेगी? देखिए, मेरा ये मानना है, जिस तरीके से डॉक्टर्स होते हैं, एमबीबीएस कर लिया तो आप एक आम जनता की नजर में सारे डॉक्टर हैं, लेकिन एक स्पेशलिस्ट है, ठीक है ना। अब एक ने एमडी कर रखी है, एक ने एमएस कर रखी है, कोई ऑपरेशन कर सकता है बड़ा अच्छा, कोई पर्टिकुलर एक पार्ट को ट्रीट कर सकता है दवाई के द्वारा। इसी तरीके से एडवोकेट्स के अंदर भी कोई मैट्रिमोनियल का एक्सपर्ट है, कोई 138 का एक्सपर्ट है, कोई सिविल केसेस का एक्सपर्ट है। तो मेरा ये मानना है कि आपको एक अच्छा वकील चाहिए होता है अपने पर्टिकुलर केस के लिए, जिसका एक्सपीरियंस वास्ट हो, या एक्सपीरियंस वास्ट ना भी हो, नया इनरोल्ड अगर एडवोकेट हो, लेकिन उसको उसकी नॉलेज अच्छी, वो एक आपकी जो केस को अच्छी तरह रिप्रेजेंट कर पाए। अच्छा, रिप्रेजेंट वही कर पाएगा जिसने अच्छा पढ़ा होगा, जिसका सोशल सर्कल में भी उसका एक ऑरा होगा, एंड उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा। मेरा ये मानना है। और आने वाले टाइम में कोई भी बंदा जो भी कोर्ट केसेस के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व पाता है, तो मेरा ये मानना है कि एक अच्छे वकील की सलाह उसे लेनी चाहिए, और तब जाके आगे परसू कर। क्या पुलिस इस मामले में सहायता करती है लोगों की? किस बारे में? जैसे अब किसी के साथ कोई घटना घट गई, या वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रहा है, या उसके साथ कोई लुटेरी दुल्हन उसका पैसा लेके भाग गई है। देखिए, मेरा ये मानना है कि पुलिस हमारी जो है वेल ट्रेन्ड है, और जब कभी भी ऐसी कोई जरूरत पड़ती है तो हमेशा एक्टिव रहती है और केसेस में इन्वॉल्व होती है, और अच्छी इन्वेस्टिगेशन करती है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो है पुलिस। किसी भी स्टेट में चले जाएं तो एक पुलिस ही इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, और कई बार मुझे लगता है कि वहां पे भी ट्रेनिंग्स की जरूरत है। पुलिस स्टेशंस में भी अगर पुलिस वालों को, जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स बनते हैं, उनको अगर प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए पुलिस के द्वारा, महकमे के द्वारा, तो वो एक अच्छी इन्वेस्टिगेशन करके वो अच्छा बिल्डअप कर सकते हैं उस इन्वेस्टिगेशन को, और अच्छा केस तैयार कर सकते हैं, जो सच्चाई की सच्चाई और झूठ का झूठ, वो पानी का पानी कर सकते हैं। सर एक सलाह और दीजिए, जैसे कि अब कोई बंदा एफआईआर लिखवाना चाहता है या वो पुलिस स्टेशन जा रहा है, तो क्या उसको अपना एडवोकेट अपने साथ लेके जाना चाहिए? देखिए, मेरा ये मानना है कि एडवोकेट की जरूरत तब है इस स्टेज पे, अगर कंप्लेंट कराने के टाइम पे अगर पुलिस एफआईआर ना कर रही हो या उसकी कंप्लेंट लेने से मना कर दे, उसके लिए भी हमारे पास कानून में प्रावधान है कि सबसे पहले वो अपनी कोई भी
जो शिकायत है वो पुलिस स्टेशन में दर्ज कराए। अगर उस पुलिस स्टेशन में उसकी दर्ज नहीं की जाती या उस पर कोई एक्शन नहीं होता तो वो एक बड़े अफसरान को, जैसे पहले उसने एसएचओ को दिया या चौकी इंचार्ज को दिया, उसके बाद वो एसीपी को उसकी शिकायत करे कि मेरी सुनवाई नहीं हो रही, उसके बाद वो डीसीपी को दे कि मेरी सुनवाई नहीं हो रही, उसके बाद भी अगर नहीं होती तो कमिश्नर ऑफ पुलिस को दे सकते हैं वो, या छोटे शहरों में एसएसपी होते हैं, एसपी होते हैं, वहां पे वो दे सकते हैं। अगर वो तब भी शिकायत दर्ज नहीं होती तो फिर वहां पे अब वकील का रोल शुरू होता है। तो वकील के थ्रू वो मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट लगा सकते हैं कि सर मैंने पहले एसएचओ या चौकी इंचार्ज को ये कंप्लेंट दी, मेरी ये शिकायत की सुनवाई नहीं हुई, मेरी एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हुई, उसके बाद मैंने उनके बड़े अफसरान को भी दिया कंप्लेंट लेकिन तब भी कोई एक्शन नहीं हुआ, तो मजिस्ट्रेट उस कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस लेके और पुलिस रिपोर्ट मंगवा के उस पर एफआईआर रजिस्टर करने के ऑर्डर कर सकता है। तो यहां पे वकील का बड़ा ही दमदार रोल होता है, उसको मजिस्ट्रेट को ये बताना कोर्ट के अंदर कि ये क्रिमिनल एक्ट कैसे है और क्यों कॉग्निजेंस लिया जाना चाहिए और क्यों एफआईआर की जरूरत है, क्योंकि एफआईआर होने के बाद इन्वेस्टिगेशन की जरूरत होगी, वहां पे एफआईआर के ऑर्डर करेगा। अगर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं होगी तो जज भी वो कहता है अगर आप ही केस प्रूव कर सकते हो, आपके पास सारे एविडेंसेस हैं, तो आप कोर्ट कंप्लेंट में आके और कर दीजिए। लेकिन जहां पे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ जाती है वहां पे एफआईआर होनी लाजमी है और उसके लिए एक वकील ही इस काम को करवा सकता है, मेरा ये मानना है।